मैं लगभग 3 साल से कंटेंट बना रहा हूँ। मैंने यूट्यूब पर और procoder.com पर कुल मिलाकर 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ बनाए हैं। मैं अपने वीडियोज़ में मेनली कोडिंग की बात करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक कोडर हूँ। लेकिन इस कोडर के अंदर एक छोटा-सा दिल भी है, जो इस भारत देश के लिए धड़कता है। और इस वीडियो में मैं उसी दिल की बात आपसे करूँगा कि मैं अपने देश के बारे में क्या सोचता हूँ और कैसे हम साथ में मिलकर अपने देश को और भी आगे ले जा सकते हैं। वैसे तो लॉजिकली मैं पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ कि वर्ल्ड में जितने भी देश हैं सब सुखी रहें, समृद्ध रहें, संपन्न रहें और आगे बढ़ें। लेकिन जब इमोशनली बात आती है, तब अपने देश से, भारत से मेरा पर्सनल कनेक्शन है और वही पर्सनल कनेक्शन मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। इस वीडियो में हम बहुत ही फंडामेंटल लेवल पर जाके समझेंगे अपने देश के बारे में, देश की हिस्ट्री के बारे में और क्यों हमारा देश आज़ाद हुआ। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज़ाद होने के लिए गुलाम होना पड़ता है, ठीक है? तो जब मैं सुनता था कि हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी कि पहले गुलाम था, तो मुझे बहुत दुःख होता था और मैं सोचता था कि आखिर हमारा देश गुलाम ही क्यों हुआ? तो इन सब के हम फंडामेंटल्स में जाएँगे। हम बहुत ही फंडामेंटल ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर जाएँगे कि क्यों हमारा देश गुलाम हुआ? क्यों जो यूरोपियंस हैं, उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ किया? इन सब के एकदम अ, एकदम जड़ में जाके हम समझेंगे और जब हमें समस्या समझ आएगी, तभी हम इसका सॉल्यूशन भी निकाल पाएँगे और अपने देश को आगे ले जा पाएँगे। तो ये वीडियो बहुत ही इन डेप्थ होने वाला है, ऐसी बात आपको और कहीं नहीं मिलेगी और जहाँ भी मिलेगी, कहीं भी कोई भी बात मिलेगी, आपको ऊपर-ऊपर लेवल की बात मिलेगी। लेकिन हम एकदम ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी के बारे में जाके बात करेंगे, ठीक है? तो इस बात को आप अच्छे से तब समझ पाएँगे जब एक स्टोरी समझेंगे। एक स्टोरी नहीं है, ये रियल लाइफ़ मेरी ही इंसिडेंट है कि इंसिडेंट नहीं मतलब एक डे टू डे लाइफ़ में ऐसा होता था जब मैं छोटा था, मैं 7th 8th क्लास में पढ़ता था या उससे भी छोटे की बात है लगभग 6th 7th क्लास में या और भी मतलब छोटे से क्लास में जब हम साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस के अंदर साइंटिस्ट्स का नाम होता है। आपने पढ़ा होगा। जब मैं पढ़ता था तो साइंटिस्ट्स का नाम पढ़ता था और उसमें जितने भी साइंटिस्ट थे, सब अंग्रेज थे। अब अंग्रेज नहीं रहे होंगे मतलब यूरोपियंस थे, व्हाइट्स थे। ज़्यादातर मतलब 90% लोग वही थे। बस 1-2 एक जगदीश चंद्र बसु का नाम था, ठीक है? वो एक इंडियन साइंटिस्ट थे और 1-2 साइंटिस्ट रहते होंगे लेकिन ज़्यादातर अंग्रेज लोग रहते थे। तो मैं सोचता था कि आखिर इंडिया से ज़्यादा साइंटिस्ट क्यों नहीं हैं? मेरे मन में ये बहुत ही ज़्यादा थॉट रहता था, बहुत ही परेशान रहता था। फिर मैं ये सोचता था, मैं अपना बचपन का बता रहा हूँ कि बचपन में मैं कैसा था, अनुराग जो था, बचपन में कैसा थॉट रखता था। तो फिर मुझे लगने लगा मैं क्लास में आगे बढ़ता गया, जितने भी साइंटिस्ट आते गए, चाहे 9th क्लास में हो, चाहे 10th क्लास में हो, सभी साइंटिस्ट्स का नाम अ, अंग्रेज का ही रहता था, इंग्लिशमैन का ही रहता था। कोई इंग्लैंड का, कोई फ्रांस का, कोई जर्मनी का, ऐसे ही साइंटिस्ट ज़्यादातर रहते थे। और साइंस मेरा एक फ़ेवरेट सब्जेक्ट था, तो मेरे लिए साइंटिस्ट एक तरह से रोल मॉडल थे और आज भी हैं। सभी साइंटिस्ट मेरे लिए रोल मॉडल हैं, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। तो मैं ये सोचता था, पहले तो मैं ये सोचता था कि शायद जो हम इंडियंस हैं, इनके डीएनए में ही कुछ कमी है या जीन्स में ही कुछ कमी है, उतना शायद समझदार नहीं है। ये सब मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी क्या सोचता हूँ वो सब मैं बाद में बताऊँगा। मैं एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो उस पर्सपेक्टिव से आप समझना। तो मैं ये सोचता था कि शायद हम लोग में उतनी समझ ही नहीं है, उतने समझदार ही नहीं है। लेकिन फिर मैं अपना दिमाग सोचता था कि मेरा दिमाग तो एकदम लॉजिकल है, मेरा दिमाग तो एकदम साइंटिफिक है। मुझे ये फ़ील होने लगा कि इंडिया वाले गड़बड़ हैं, लेकिन जो अंग्रेज लोग हैं, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा समझदार हैं, इसीलिए ये लोग डिस्कवर कर रहे हैं और मैं वहीं पर बिलॉन्ग करता हूँ, गलती से यहाँ पर पैदा हो गया हूँ। समझ रहे हैं किस लेवल मुझे अपने ऊपर कोई डाउट नहीं था कि मैं कम समझदार हूँ। मुझे अपनी बुद्धि पर पूरा कॉन्फिडेंस था। मैं ये सोचता था कि मेरा जीन्स उन्हीं का है, बस गलती से मैं यहाँ पैदा हो गया हूँ। तो इस तरह का मेरा विचार था और मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादातर बच्चों को ऐसे ही लगता होगा। अगर आपको कभी ऐसा लगा है, कभी ऐसी फीलिंग आई है, तो आप कमेंट करके बताना। और जब हम अपने सीनियर्स से या फिर टीचर्स से या अपने घर वालों से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है? क्यों हमारे साइंटिस्ट्स ज़्यादातर बुक्स में नहीं हैं? तो हमें क्या बताया जाता है? आप सोचिए क्या बताया जाता है? क्यों क्यों नहीं है? आप एक बार
सोच के बताइए, अभी आप क्या सोचते हैं? क्यों ज़्यादातर साइंटिस्ट यूरोपियंस होते हैं? जब हम ऐसे अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, तब वो बताते हैं कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। वो मतलब हमने सारी चीज़ें पहले डिस्कवर की थी, उनसे पहले डिस्कवर की थी और बाद में उन्होंने हमें कॉपी करके और फिर बना लिया ऐसा कुछ। मतलब हर एक चीज़ में चाहे चाहे जो चीज़ हो, लगभग हर एक चीज़ में ऐसा बोला जाता है। कुछ-कुछ चीज़ों में उन लोगों ने कॉपी किया होगा, मैं मानता हूँ कि ऐसा पॉसिबल होगा, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में ऐसा नहीं है। ज़्यादातर चीज़ों में बस हम ऐसे अपने आप को बस ऐसे हाई दिखाने के लिए, ऊपर दिखाने के लिए कि हमने कुछ किया है, ऐसे ही स्टोरीज़ बना लेते हैं, उसका कोई रियल प्रूफ नहीं होता है। इसको जब हम एक्सेप्ट करेंगे तभी हम इसको फिक्स कर पाएँगे। इवन आज के टाइम में भी देखें तो जितनी भी डिस्कवरीज़ हो रही हैं, अगर हम कोडिंग की बात ही कर लें, आप एक कोडर हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो कोडिंग में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं, जितने भी टूल्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, वो सब कहाँ बन रहे हैं? कौन बना रहा है? एक बार उनका चेहरा देखिए, आपको गोरे-गोरे अंग्रेज लोग ही दिखेंगे। इवन एआई देख लीजिए, आज के टाइम का 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? अमेरिका से। सैम ऑल्टमैन मतलब ओपन एआई वो कहाँ की कंपनी है? वो अमेरिका की ही कंपनी है। मेनली जो भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ स्टार्ट होती है, जो भी डिस्कवरीज़ होती हैं, वो वही लोग करते हैं। ऐसा क्यों है? अब हम इसकी बात करते हैं। अब हम इसके फंडामेंटल्स में जाएँगे। इस चीज़ को समझने के लिए हमें वर्ल्ड की सिविलाइज़ेशन को 2 मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड करना पड़ेगा, जिसको हम ईस्ट सिविलाइज़ेशन बोलते हैं और वेस्ट सिविलाइज़ेशन बोलते हैं। ईस्ट यानी कि हमारा पूरा एशिया का सिविलाइज़ेशन जैसे कि इंडिया, चाइना ये सारी कंट्रीज़ हो गई। वेस्ट यानी कि पूरा यूरोप, जो भी व्हाइट पीपल हैं और यूरोप की कंट्री जितनी भी हैं, वो सारी वेस्ट सिविलाइज़ेशन बोली जाती हैं। और अमेरिका वो तो बाद में आया है, लेकिन जो ओल्ड सिविलाइज़ेशन है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो इन दोनों कैटेगरीज़ में हम सिविलाइज़ेशन को डिवाइड करेंगे। अब जो ईस्ट था, वो रिसोर्स रिच था। मतलब यहाँ पर रिसोर्सेज़ थे, अच्छी फर्टाइल लैंड थी, अच्छे से खाना मिलता था, फल-फूल, सब्ज़ी सब कुछ मिल जाता था। लेकिन वेस्ट के अंदर ओल्ड डेज़ से ही वहाँ पर उतनी फर्टाइल लैंड नहीं थी, उतना रिसोर्स नहीं था। तो उन लोगों ने फिज़िकल साइंस पर फ़ोकस किया। उन्हें फूड के लिए, उन्हें खाने के लिए, रहने के लिए, उन्हें फिज़िकल चीज़ों की ज़रूरत थी। उन्हें फूड को इकट्ठा करने के लिए लड़ाई करनी पड़ती थी। तो उन्होंने फिज़िकल चीज़ों पर फ़ोकस किया और हमारे पास सब कुछ अवेलेबल था। हमारे पास खाना-पानी सब कुछ अच्छे से अवेलेबल था और अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल था। तो हमें कोई टेंशन ही नहीं, खाओ-पियो, आराम करो। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी नहीं किया। जब आदमी के पास खाने-पीने के बाद समय बचता है ना, तो वो शांति पर फ़ोकस करता है, कैसे मन की शांति हो और मैं क्या हूँ? अपना मतलब मैं कहाँ से आया हूँ? कहाँ जाऊँगा? आत्मा क्या है? एक्चुअल में वो भूत वाली आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ। हम कौन हैं? कहाँ से आए हैं? कॉन्शियसनेस क्या है? आदमी के अंदर कॉन्शियसनेस कैसे आ जाती है? ये सारी चीज़ें इनर साइंस हैं। अब साइंस के लहजे से अगर आप देखें, तो साइंस की जो डेफ़िनिशन होती है, उसके डेफ़िनिशन में ये चीज़ नहीं फिट होती है। लेकिन ये एक आदमी को शांत करने के लिए, एक आदमी के पास सब कुछ हो, उसके बाद भी आदमी को चैन नहीं मिलता है। आप देखते होंगे इतने सारे अमीर लोग हैं, बहुत सारे हज़ारों करोड़ रुपए हैं, लेकिन तब भी वो परेशान हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। इसका मतलब कि मटेरियल साइंस से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, सब कुछ नहीं मिल सकता है पैसे से। उसके बाद की जो स्टेज होती है, जो एब्सोल्यूट ब्लिस या शांति या एक्सटेसी बोलते हैं मतलब आनंद में। तो उसके लिए जो भी स्टेप्स एंड साइंस रिक्वायर्ड थी उसके ऊपर हमने काम किया। यानी कि हमने जिस साइंस पे काम किया है वो सब्जेक्टिव साइंस है, मतलब इनर साइंस। जिस पर उन लोगों ने काम किया वह एक्सटर्नल साइंस यानी कि आउटर आउटर साइंस। इसीलिए आप देखते होंगे जो भी अमीर अंग्रेज लोग होते हैं जो पूरा बिजनेस कर लेते हैं और उनके पास तमाम पैसा होता है, वो लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए इंडिया आते हैं। यहाँ से स्पिरिचुअलिटी सीखते हैं और मन की शांति के लिए कुछ एक्सप्लोर करते हैं, सीखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस किया। और जब मैं स्पिरिचुअलिटी बोलता हूँ तो मैं पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी का मतलब आध्यात्म, अपने आप को जानना, ठीक है? उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो इंडियन कल्चर है या इंडियन या जो भी ईस्टर्न कल्चर्स हैं, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को और आत्म शांति को ज़्यादा फ़ोकस दिया गया, क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए आपको लड़ना नहीं था।
आपके पास सब कुछ अवेलेबल था, आपका खेत था, उगाओ, खाओ, मस्त रहो। और फिर उसके बाद हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएँगे, इस पे ज़्यादा फ़ोकस था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या काम है ना? मतलब इससे तो हमारे पास ज़्यादा पावर नहीं आएगी, है ना? जो मटेरियल साइंस है, जो फिज़िकल साइंस है, जैसे कि उन लोगों ने नाव बनाना सीखा, बड़े-बड़े शिप्स बनाने सीखे, बंदूक शिकार करने के लिए जैसे उन्हें शिकार करना पड़े या दूसरे कंट्रीज़ से या दूसरे ट्राइब्स से लड़ाई करने के लिए उन्हें वेपन्स चाहिए। तो उन्होंने नए-नए इन्वेंशंस किए, खोज किए क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेज़ नहीं थे। उन्हें दूसरी कंट्रीज़ में जाकर रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करना था, जैसे कि अंग्रेज लोग यहाँ पर आए थे, बस रिसोर्सेस ही ले जाने आए थे। कोई बहुत नेक इरादे से नहीं आए थे कि हम लोग को कुछ सिखाने आए थे या हम लोग को पढ़ाने आए थे। लेकिन हालाँकि आजकल वो लोग यही बोलते हैं कि हम लोग जाके इंडियंस को मतलब कॉलोनाइज़ नहीं, सिविलाइज़ किए हैं, वो लोग कुछ नहीं जानते थे। तो ऐसा नहीं है। वो लोग उन लोग के पास खुद के पास खाने का नहीं था, इसीलिए उन्हें लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और लड़ने के लिए जो फिज़िकल साइंस है, वो ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप फिज़िकल चीज़ डेवलप करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मानता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी से कुछ भी किया जा सकता है। अभी मतलब मानता नहीं हूँ, मैं बस पॉसिबिलिटी रखता हूँ कि मान लो कि कोई एक बहुत बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सिद्ध संत हैं। 10 साल तक संत ने या योगी ने तपस्या की और उनके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ आ गईं कि जिसको भी वो देखेंगे, वो भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है? ऐसी शक्तियाँ मान लीजिए आ गईं। अब ये साइंटिफिक लेवल पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है? मतलब आप एक गुंजाइश रखिए आपके दिमाग में कि दुनिया में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है और ऐसी स्टोरीज़ रहती हैं कि ऐसी-ऐसी शक्तियाँ उन्होंने हासिल कर ली या फिर अपना बॉडी जो है वो एकदम पत्थर का बना लिया कि कोई कितना भी मारे कुछ भी नहीं होगा। तो एक जो ऋषि-मुनि हैं या फिर योगी है उसने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली। अब ये जो चीज़ है ये सब्जेक्टिव है मतलब उसने 10 साल तक मेहनत की है, जिस भी व्यक्ति ने, केवल ये जो सिद्धि है या ये जो भी नॉलेज है या जो भी शक्ति है, ये उसी के पास रहेगी। दूसरी तरफ अगर एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट क्या करता है, 10 साल तक वो भी तपस्या करता है, वो अपने लैब में मेहनत करता है और एक बंदूक बनाता है। अब उसने बंदूक बना दिया। अब क्या किया, उसने बंदूक की कॉपी बना दी, 100 कॉपी बना दी, सबको दे दो, एक बटन दबाओ, चाहे जिसके सामने मार दो, उड़ जाएगा वो। तो ये जो चीज़ है, ये जो फिज़िकल साइंस है, ये ऑब्जेक्टिव साइंस है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, ये सबके लिए ट्रू रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो सब्जेक्टिव शब्द का मतलब होता है, ये केवल मेरे लिए सच है। जैसे कि मेरे लिए मान लो कि विराट कोहली क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर है, तो ये सब्जेक्टिव है। किसी के लिए हो सकता है सचिन तेंदुलकर सबसे महान प्लेयर है, किसी के लिए विराट कोहली सबसे महान प्लेयर है। तो ये अलग-अलग ये सब्जेक्टिव है, लेकिन क्रिकेट टीम में 10 नहीं 11 प्लेयर्स होते हैं, ये सबके लिए सही है। मतलब मैं बोलूँ चाहे जो बोलेगा, सबके लिए 11 प्लेयर्स ही रहेंगे क्रिकेट टीम के अंदर, तो वो ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो बंदूक बनाना हुआ जो कि एक साइंटिस्ट ने बनाया है, ये सभी के लिए काम करता है, बस उसको ऑपरेट करना आना चाहिए, बस एक बटन दबाना आना चाहिए और आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो सिद्धि प्राप्त किया या जो भी आत्मशक्ति प्राप्त की, वो सब्जेक्टिव होता है, वो स्केलेबल नहीं है। इट कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड लाइक अ बंदूक। समझ रहे हैं आप? तो जो अ, आत्मशक्ति है, ये स्केलेबल नहीं है, ठीक है? और इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ गलत चीज़ है। जब आप मटेरियल साइंस के मदद से आप रहने का, खाने का सारा साधन जब इकट्ठा कर लेंगे, जब आपके पास कंप्लीट कम्फर्ट होगा, तब भी आप शांत नहीं रह पाएँगे। ह्यूमन का माइंड ऐसा ही बना है। ह्यूमन का माइंड ऐसा है कि उसको शांति तब तक नहीं होगी जब तक समझ नहीं आ जाएगा कि वो कौन है, कहाँ से आया है, उसके लाइफ़ का पर्पस क्या है और मरने के बाद कहाँ जाएगा। अगर आपको एब्सोल्यूट शांति चाहिए तो ये सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी। मैं कौन हूँ? हू एम आई? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर साइंस में नहीं है। साइंस में फिज़िकल लेवल पर बताते हैं कि हाँ, मतलब हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है और ऐसे-ऐसे बनी है। ये सब एक्सप्लेनेशन फिज़िकल लेवल पर हैं। लेकिन कॉन्शियसनेस के लेवल पर मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? इन सब क्वेश्चंस का आंसर ईस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर मिला है। तो ये दोनों अलग-अलग ग्रो हुए हैं। मतलब मेनली उन्होंने फिज़िकल साइंस पर फ़ोकस किया,
हमने मेनली स्पिरिचुअल साइंस पर या इंटरनल साइंस पर फोकस किया, थोड़ा बहुत हमने फिजिकल पर भी किया है, थोड़ा बहुत उन्होंने स्पिरिचुअल पर भी किया है, लेकिन जो मेन ग्रोथ है उनकी फिजिकल में हुई है, हमारी स्पिरिचुअल में हुई है। लेकिन अब हमें ये रियलाइज करना है कि जब तक आप फिजिकल साइंस में ग्रोथ नहीं करेंगे, जब तक आपके पास वेपन नहीं रहेगा, हथियार नहीं रहेगा जो कि साइंस से ही बनता है, तब तक जिसके पास हथियार है वो आपको कंट्रोल कर सकता है और गुलाम कर सकता है। और इसी कारण से हम लोग गुलाम हुए हैं। हम लोग इसलिए गुलाम नहीं हुए कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उन्होंने पहले बोला कि हम बिजनेस करेंगे, फिर धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया। ये सब तो एक्चुअल जो इतिहास में है वो सब ठीक है, लेकिन फंडामेंटल लेवल पर क्यों गुलाम हुए हम लोग, और क्यों हमें फ्यूचर में दोबारा से ऐसा कुछ नहीं झेलना है? बस इसीलिए, क्योंकि हमने केवल मन की शांति के ऊपर फोकस किया। हम आराम से शांत थे और किसी को डिस्टर्ब भी हमने नहीं किया, हमने ज़्यादा कॉलोनाइज़ भी नहीं किया, क्योंकि हमारे पास सब रहने खाने का साधन था। लेकिन हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हम अगर शांत हैं, हमें अगर किसी से दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और को हमसे दिक्कत नहीं होगी, वो हमसे छीनना चाहेगा, ठीक है? तो इसीलिए हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। शांति केवल और केवल शांत रहने से नहीं आती है। शांत अगर आप रहना चाहते हैं, अपने देश को शांत रखना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकली और साइंटिफिकली हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें मटेरियल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस या फिर इनर साइंस, इन दोनों को साथ में लेके चलना है। और यही चीज़ मैं वेस्ट को भी रिकमेंड करूँगा। अगर कोई है जो वेस्ट का ये वीडियो देख रहा है, तो उनको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि दोनों पर फोकस करिए। जब दोनों पर आप फोकस करेंगे, तब आपके पास पावर भी रहेगी और मन की शांति भी रहेगी। अगर आप केवल एक पर फोकस करेंगे, आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा घर होगा, सबसे अच्छी गाड़ी होगी, बहुत महँगा फ़ोन होगा, लेकिन आपको रात को नींद ही नहीं आएगी। बस आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्यों आप परेशान हैं, जब तक आप अपने अंदर नहीं झाँकेंगे। और ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ से पता चली, कब पता चली? जब मैंने कोडिंग करना नहीं स्टार्ट किया था, तब मैं स्पिरिचुअलिटी कर रहा था। उसी टाइम पर मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की थी। तो मैं ऐसा मतलब एक्सप्लोर करता हूँ, बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, मतलब जिसको हमें मतलब जो हमें परेशान करके रखते हैं। अभी भी मतलब मेरे मन के अंदर वो क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? इसका पूरा आंसर तो नहीं मिल पाया, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब 20-30% इतना आंसर मिल गया है। फ्यूचर में अभी मुझे स्पिरिचुअलिटी के अंदर और भी ज़्यादा ध्यान देना है और भी सीखना है। अपने देश को साइंस में, टेक्नोलॉजी में कैसे आगे ले जा सकते हैं? अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो एक ही रास्ता है, एजुकेशन। एजुकेशन प्रॉपर साइंटिफिक, मैथमेटिकल वाली एजुकेशन, साइंस वाली एजुकेशन, ये ज़रूरी है। और भी सारी एजुकेशन ज़रूरी है, जो भी हैं, प्रॉपर एजुकेशन। और हमारे एजुकेशन सिस्टम का हाल तो आपको पता ही है, कितना अच्छा है, ठीक है? जो मास लेवल पर एजुकेशन है, वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है, और गवर्नमेंट स्कूल का हाल तो पूछो ही मत। उसके स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, हमें खुद से कुछ करना होगा। मेरा गोल है, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ पढ़ा दूँ। मतलब मैं मैथ्स भी पढ़ा दूँ, मैं साइंस भी पढ़ा दूँ, मैं इंग्लिश भी पढ़ा दूँ, मैं हिंदी भी पढ़ा दूँ। मैं अभी कन्नड़ा पढ़ रहा हूँ, फ्यूचर में सोच रहा हूँ मैं कन्नड़ा भी पढ़ा दूँगा। मेरा मैं मतलब मेरे अंदर पढ़ाने की इतनी इच्छा रहती है, कि मैं चाहता हूँ मैं सब कुछ पढ़ा दूँ, लेकिन एक इंसान सब कुछ नहीं पढ़ा सकता है। अभी मैं नोड.जेएस पढ़ा रहा हूँ 1 साल से, और नोड.जेएस चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। 200 घंटे का कोर्स हो गया, लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक इंसान सब कुछ नहीं पढ़ा सकता है। मेरे जैसे, आपके जैसे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि पढ़ाने के लिए पैशनेट हो। पढ़ाना बहुत ही मस्त चीज़ है, अगर आपको पढ़ाना आता है। थोड़ा एक स्किल होती है, एक टेक्नीक होती है पढ़ाने की। अगर आपको पढ़ाना आता है, तो आप यूट्यूब पर आइए, बनाइए, अच्छा कंटेंट क्रिएट करिए और पहुँचेगा लोगों तक। जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे भी लगभग कई महीनों तक मेरे 40-50 सब्सक्राइबर्स ही थे, और मैं बनाता जा रहा था। बस मुझे पता था कि मुझे पढ़ाना आता है और मैं पढ़ा सकता हूँ। मुझे अपने सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस था, मैं पढ़ाता गया और आगे बढ़ता गया। तो अ, अगर आप नहीं पढ़ा सकते हैं, तो आप मेरा सपोर्ट करिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं फ्री में, मैंने बहुत कुछ यूट्यूब पर पढ़ा दिया है।
मेरा लगभग 200 घंटे का कंटेंट है यूट्यूब पर फ्री में, जिसको पढ़कर कोई भी बच्चा जॉब पा सकता है। अगर आप कॉलेज में हैं या अगर आप सीख रहे हैं, जैसे अगर आप कॉलेज में हैं और कंप्यूटर साइंस के फील्ड में हैं, तो आपके लिए मेरा कंटेंट रिलेवेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कोडिंग और वेब डेवलपमेंट सिखाता हूँ, तो आप वो चीज़ सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, तो अभी उससे रिलेटेड मेरा कोई कंटेंट नहीं है। मैं पढ़ाना तो चाहता हूँ, मैं फिज़िक्स, मैथ सब कुछ पढ़ाना चाहता हूँ। कब फ्यूचर में पॉसिबल होगा भी कि नहीं, देखते हैं। क्योंकि जब तक फंडामेंटल नॉलेज नहीं क्लियर होती है ना, कोडिंग मुश्किल होती है। अगर आपकी 9th की, 10th की मैथ्स या फिर 8th क्लास की मैथ्स अगर आपको नहीं क्लियर है, अगर आपको नहीं समझ आता है, मैथ्स, साइंस, फिज़िक्स ये सारे फंडामेंटल्स नहीं क्लियर हैं, तो आप डायरेक्टली कोडिंग नहीं सीख सकते हैं। आपको बहुत मुश्किल लगेगा, सीख सकते हैं लेकिन मुश्किल लगेगा, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? तो मेबी इन फ्यूचर आने वाले टाइम में कभी मैं कुछ मैथ्स भी पढ़ा दूँ या फिर फिज़िक्स भी, मेरी इच्छा है। मैं खुद फिज़िक्स का बहुत ही अ, मतलब अ, अच्छा स्टूडेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है। मैं खुद फ़िज़िक्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहता हूँ। तो अगर आप किसी को जानते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस फ़ील्ड से है और कोडिंग सीखना चाहता है, उसको आप मेरा चैनल शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल की एक पूरी प्लेलिस्ट है, एक वेब डेवलपमेंट की कंप्लीट प्लेलिस्ट है। वो प्लेलिस्ट आप शेयर कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मेरा एक नोड.जेएस का कोर्स है procoder.com प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर है और अभी तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर सेल भी चल रही है, जिसके अंदर आपको सभी कोर्सेज़ के ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। उसका भी डिस्काउंट लिंक मैं डिस्काउंट का कूपन कोड मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, जिसको ज़रूरत है उस तक ये वीडियो शेयर करके। ये वीडियो शेयर करके या वीडियो मत शेयर करिए, आप बस बता दीजिए कि ऐसा चैनल एक्ज़िस्ट करता है और आपको अभी अंदाज़ा नहीं होगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो अंदाज़ा नहीं होगा कि किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, किस तरह से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप कमेंट पढ़ लेना। इस वीडियो में जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझसे पढ़ा है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे कभी न कभी कुछ पढ़ा है, तो आप कमेंट करके बताना कि मैं किस तरह से, किस लेवल पर और किस क्वालिटी की शिक्षा एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ, कितना इन डेप्थ और कितना वैल्यूएबल कंटेंट रहता है। भले ही ये फ्री में अवेलेबल है, लेकिन इसकी वैल्यू भी आप कमेंट के अंदर बताना, ताकि जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको पता हो इसकी वैल्यू, ताकि वो दूसरों तक शेयर कर पाएँ इस चीज़ को। देश को आगे बढ़ाने में साइंस और टेक्नोलॉजी के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है बिज़नेसेस। बिज़नेसेस डायरेक्टली एक देश को आगे बढ़ाते हैं। एक देश के अंदर जितने ज़्यादा बिज़नेसेस होंगे और जितने बड़े बिज़नेसेस होंगे, वो देश उतना ही आगे ग्रो करेगा। हम इंडियंस का माइंडसेट होता है बिज़नेस मतलब खराब, बिज़नेस मतलब अब ये पैसा लूटने आया है। अगर आपका माइंडसेट ये है, तो इंडिया कभी नहीं आगे बढ़ पाएगा। बिज़नेस का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक सही बिज़नेस जो होता है, वो लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है और उसके बदले में लोग उस बिज़नेस को कुछ पैसा देते हैं। आप इसके लिए कोई भी एग्ज़ाम्पल उठा के देख सकते हैं। आप हॉस्पिटल का ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, हॉस्पिटल एक तरह से बिज़नेस ही है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि बिज़नेस का मतलब गड़बड़ चीज़ होता है, तो इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, इतने सारे लोगों की जान बचा रहे हैं, पैसा लेके जान बचा रहे हैं, तो ये तो गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं है। जो भी बिज़नेस होता है, वो लोगों की समस्या सॉल्व करता है, जैसे कि हॉस्पिटल के केस में किसी की बीमारी सॉल्व करना और उसके बदले कुछ पैसा लेना। गवर्नमेंट होती है जो कि फ्री सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है, लेकिन वो फ्री कहाँ से प्रोवाइड करती है? हम ही से पैसा लेके हम ही को वापस करती है। तो जो भी बिज़नेसेस हैं, वो इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, किसी पर्सन के लिए, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए, और जो पर्सन है या लोग हैं, वो बिज़नेस को पैसा देंगे, ठीक है? तो ये होता है बिज़नेस। बिज़नेस का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ गड़बड़ चीज़ होता है, ठीक है? तो बिज़नेस क्रिएट करना सीखिए। बिज़नेस से लोगों को नौकरी मिलती है, बिज़नेस से वैल्यू जनरेट होती है, बिज़नेस से इकोनॉमी चलती है। अब कई बार बिज़नेसेस में भी वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, कुछ अनएथिकल बिज़नेस करने लगते हैं, जो चीज़ ₹5 की उसको ₹50 की बेच देंगे, वो गलत है। वो ज़ाहिर-सी बात अनएथिकल है। वो तो किसी भी फ़ील्ड में कुछ भी जब आप अनएथिकल करने लगेंगे तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन किसी भी चीज़ के कारण, किसी भी अनएथिकल प्रैक्टिस के कारण पूरा बिज़नेस ही गलत हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो जब मैं बोलूँ कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ,
इसका मतलब जैसे जब मैं बोलता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर ऑनलाइन, ये मेरा एक बिज़नेस है। इसका मतलब कि मैं कुछ वैल्यूएबल क्रिएट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गरीब बच्चों को चूस रहा हूँ। बहुत सारे लोग का यही माइंडसेट होता है कि अब इस यूट्यूबर ने कोर्स बनाना शुरू कर दिया, इसका मतलब कि वो इससे पैसा चूस रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, बहुत सारे आपको एड्स दिखेंगे कि आप न ₹9 में आप चैटजीपीटी सीख के 25 एलपीए की जॉब लगवा लीजिए। वो अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर कोई कोर्स इतना महँगा है जो कि आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बना ही नहीं है, ठीक है? कई बार मतलब स्कैम चलते हैं कोर्सेज़ के नाम पे भी, लेकिन आपको अपना दिमाग यूज़ करना है कि कौन क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। अगर कोई पैसा ले रहा है, अगर कोई बिज़नेस रन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आउटराइट गलत है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बिज़नेसेस को सपोर्ट करना है अगर वो एथिकली ऑपरेट कर रहे हैं तो। उनको ड्रैग डाउन करके ऐसा नहीं बोलना है कि सभी लोग जॉब करो, ठीक है? सब लोग जॉब करो। जो फॉरेन की कंपनीज़ हैं, वो कितना ग्रो हो गई हैं। देखिए गूगल, एप्पल, ये सारी कंपनीज़ बाहर जाके ग्रो हुई हैं, इसीलिए इनकी इकॉनमी चल रही है। एक-एक कंपनी की जीडीपी मतलब एक-एक कंपनी की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है कि कई-कई देश की जीडीपी उतनी होती है। तो इसी तरह से हम भी इंडिया के अंदर ऐसी कंपनीज़ बनाएँ, ऐसे बिज़नेसेस बनाएँ जो कि लोगों की बहुत ही फंडामेंटल नीड को फ़ॉलो करें। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अब तो सब तरह का बिज़नेस बन गया है, सब तरह के इनोवेशन हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। जब आप फंडामेंटल लेवल पर चीज़ों को पढ़ते हैं, तब आपके मन में नए क्रिएटिव थॉट्स आते हैं, तब आप कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं। और अगर आप फंडामेंटल लेवल पर इन डेप्थ जाकर चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, अगर आप वेब डेवलपमेंट के फील्ड में हैं, तो आप हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये मैंने फ्री में इसीलिए अवेलेबल करवाया है, इसीलिए बनाया है, ताकि कोई भी बच्चा जो कि पढ़ना चाहता है और पढ़ के जॉब लेना चाहता है, तो उसके जॉब लेने तक की जो पढ़ाई है वो फ्री में हो जाए। उसके बाद अगर वो एडवांस चीज़ें सीखना चाहता है तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म procoder.com के ऊपर विज़िट कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में जो भी मैंने बात की है, वो आप कमेंट करके बताना, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग साथ में मिलकर इंडिया को साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे ले जाएँगे। आगे आने वाले 10-15 साल में हम इंडिया से साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज़ करेंगे, कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स बनाएँगे, और इन सब को करने के लिए पढ़ना सबसे ज़रूरी है। तो आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिल्ड करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।